कोलकाता मर्डर केस कहीं आप भूल तो नहीं गए, जिसमें एक ट्रेनिंग डॉक्टर को दरिंदों ने नोच नोच कर खा लिया था। और अभी तक उस केस में कौन असली जिम्मेवार है सामने नहीं आया। हालांकि इसमें बहुत सारे लोग गिरफ्तार हो चुके हैं जिन्होंने इस केस को दबाने की कोशिश की, जिन्होंने इस केस में को गुमराह करने की कोशिश की, जिसमें संजय रॉय जैसे दरिंदे को पकड़ा जा चुका है। और इसके अलावा संदीप घोष जो वहाँ के पूर्व प्रिंसिपल थे आरजी केयर कॉलेज के, उनको भी गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। और इसके अलावा वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं पुलिस वाले एसएचओ, जिसने इस केस में सीबीआई को गुमराह करने की कोशिश की थी। इस केस में काफ़ी कुछ सामने आ चुका है, जैसे कि संजय राय शराब पीकर हॉस्पिटल में आता था और उसने उससे पहले भी कई बार लड़कियों को तंग परेशान किया जा चुका था। उसकी पहली शादी भी हो चुकी थी जिसको वो छोड़ चुका था। इसके अलावा वो दरिंदा प्रवृत्ति का आदमी था, ये हॉस्पिटल वालों को भी पता था और इसके होते हुए उस हॉस्पिटल में रखा गया था। और उसने ऐसी दरिंदगी दिखा दी जिसके लिए एक लड़की की जान चली गई। उस लड़की का क्या कसूर था जिसकी जान चली गई? सिर्फ इस वजह से कि वो हॉस्पिटल में काम करती थी और इस दरिंदा प्रवृत्ति ने उसको जाकर इतना ज़्यादा दरिंदगी से कत्ल कर दिया कि कोई सोचे तो रूप कांप जाए। लेकिन जो अभी निकल कर बातें सामने आ रही हैं उनमें से कुछ और ही सामने आ रहा है। ये पता चल रहा है कि संदीप घोष भी किसी और के इशारों पर सारे काम कर रहा था। उसको भी किसी और की सपोर्ट थी जिसके कारण वो खुलेआम सारे काम करता था और उसको किसी का कोई डर नहीं था। यही बात अभी निकल कर सामने आ रही है। लेकिन वो बंदा कौन है जिसके लिए संदीप घोष खुलकर काम कर रहा था और जिसने इसको बोला हुआ था कि तू कुछ भी कर सकता है? ऐसे दरिंदे का और नाम सामने आ रहा है, लेकिन वो है कौन? सीबीआई को इस बात का जब से पता चला है तो वो बहुत गौर से इस पर और काम करना शुरू कर दिया है। इस सारी कहानी को जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा सा पीछे, जिसके लिए आपको सारी बात क्लियर हो जाए कि असली दरिंदा कौन है और किसने ये कांड किया है। असल में सारी कहानी 9 अगस्त से स्टार्ट हो जाती है। असल में आरजी केयर कॉलेज के सेमिनार हॉल में मिलती है इस बेटी की लाश, जो कि सुबह 6 बजे क्लियर होता है कि वहाँ पर एक लाश पड़ी है। और 7 बजते बजते सारे हॉस्पिटल में ये खबर फैल जाती है कि इस लड़की के साथ दरिंदगी हुई है, इसको मारा गया है। यहाँ पे क्राइम सीन होता है। असल में हॉस्पिटल में जहाँ पे क्राइम सीन होता है वहाँ पे लोगों का आना जाना चलता रहता है, कुछ भी संभाला नहीं जाता, कोई भी क्राइम सीन प्रोटेक्ट नहीं किया जाता। लोग आते हैं, देखते हैं, वहाँ पर घूमते हैं और सारी कहानी होने के बाद वहाँ तक जो मेन सबूत होते हैं वो मिटने शुरू हो जाते हैं जब लोगों का आना जाना बनता रहता है। और शायद क्रिमिनल भी यही चाहते थे कि कोई भी सबूत बचे ना। अगर कोई सबूत बच गया तो वो जल्दी से जल्दी पकड़े जाएंगे, इसलिए सारे सबूतों को तहस नहस कर दिया जाता है। और उसके बाद इससे भी बड़ी बात तब होती है जब उससे ही अगले दिन उस सीन के पास ही वॉशरूम को तोड़ दिया जाता है। कंस्ट्रक्शन के नाम पर बाथरूम तोड़ दिया जाता है। और ये बात सबसे ज़्यादा सोचने वाली है कि एक साइड पे अभी अभी वहाँ पर एक क्राइम सीन होके हटा हो, एक लड़की की लाश मिली हो जिसको मारा हो दरिंदों ने, और उसी के अगले दिन वॉशरूम को तोड़ दिया जाता है, वो भी उस वॉशरूम को जहाँ पर सबूतों की मिलने की आस लगती है। और संदीप घोष की जो कारगुजारी सामने आती है वो इससे भी भद्दी होती है। 7 बजे संदीप घोष को कॉल कर दी जाती है कि अभ्या का कत्ल हो चुका है, उस डॉक्टर का कत्ल हो चुका है। और इसके बाद वो फ़ोटो मंगाता है व्हाट्सएप पर। जब उसको फ़ोटो पहुंचती है तो हॉस्पिटल पहुंचने में उसको अभी भी 1 घंटा लगता है। और इन बातों से सारा कुछ पता चल रहा है कि क्या कुछ हो रहा था। वहाँ पर पहुँचने में 1 घंटा और फ़ोन पर फ़ोटो मंगवाई जाती है अभ्या की। अगर बात करें कि हॉस्पिटल से संदीप घोष के घर की दूरी, तो वो सिर्फ 15 मिनट की है और उसको बार बार कॉल आती है। सीबीआई का यही कहना है कि संदीप घोष उसके बाद फ़ोन पर लगा रहता है, उसको बहुत सारी कॉलें आती हैं, लेकिन वो कौन कॉल कर रहा था, कौन उसको प्लानिंग समझा रहा था, कौन उसको गाइड कर रहा था कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये सारी बातें अभी सामने आनी बाकी है। और जब संदीप घोष पहुंचता है हॉस्पिटल में, उससे कई घंटे बाद पुलिस को बताया जाता है। और पुलिस को बताने के बाद पुलिस वहाँ पर आती है और अभ्या के घर वालों को तो खबर बहुत लेट मिलती है कि उनकी बेटी की हत्या हो चुकी है।
और हत्या भी ऐसी हो चुकी है कि उससे पहले उसके साथ दुष्कर्म हो चुका है। और उस बेटी के घर जब कॉल किया जाता है तो भी झूठ बोला जाता है। पहले ये कहा जाता है कि उनकी बेटी बीमार हो चुकी है, जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचो, और उसके बाद फिर कॉल की जाती है। फिर ये कहा जाता है कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, जिसको सुनकर उसके घर वाले हिल जाते हैं। उसके बाद फिर कॉल की जाती है, लेकिन अच्छे तरीके से बात नहीं हो पाती, और साथ ही में उस बेटी के घर वाले हॉस्पिटल पहुंचने के लिए तैयार हो जाते हैं। जल्दी पहुंचते हैं वो हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद भी उनको उनकी बेटी के साथ मिलाने नहीं दिया जाता। उसके बाद कम से कम 3 घंटे के बाद उनको अपनी बेटी के पास जाने दिया जाता है। जब वो वहाँ पर जाके देखते हैं कि उसके साथ क्या कुछ हुआ है, वो देखकर हैरान रह जाते हैं। जब अपनी बेटी को देखते हैं, उस पर एक कपड़ा दिया हुआ था, उसकी जीन खुली हुई थी, पैर कटे हुए थे, खून बह रहा था, और प्राइवेट पार्ट पर भी खून लगा हुआ था। इसको देखकर उनकी रूह कांप जाती है, और ये दृश्य भी ऐसा है, सुनकर ही रूह कांप जाती है। और जिनके घर वालों के सामने उनकी बेटी पड़ी हो ऐसे हालात में, तो उन पर क्या बीती होगी। उसके बाद उनके पिता का यही कहना होता है कि उनकी बेटी की हत्या सेमिनार हॉल में नहीं हुई है, उनकी हत्या कहीं और हुई है। उसके बाद उसको लाकर सेमिनार हॉल में रख दिया गया है। ऐसी बातें सामने आती है तो और भी हैरानीजनक खुलासे होते हैं कि क्या ये सच है या झूठ है। और साथ ही में उनके पिता ये भी कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई हो, और सारा कुछ ऐसा लग रहा था जैसे सामान भी खुद रखा हो उसके आसपास, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हत्या नहीं, कहीं और हत्या की गई है। ये बहुत बड़ी बातें थी जो उनके पिता ने दोष लगाए थे। और उसके बाद फिर उसी हॉस्पिटल में उस बेटी का पोस्टमार्टम किया जाता है, और संदीप घोष के डॉक्टर ही उस बेटी का पोस्टमार्टम करते हैं। और इससे ये भी बात निकल कर सामने आ रही है कि उन्होंने खुद रिपोर्ट बनाई है इस सारे केस की, और इसलिए कुछ भी लिखा हो सकता है और कुछ भी कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने खुद रिपोर्ट तैयार करवाई है। और उसके बाद लाश उनके घर वालों को दी जाती है, और जल्दी से जल्दी संस्कार करने के लिए कह दिया जाता है। इतना लेट, कम से कम 12 बजे FIR दर्ज की जाती है, और उसमें बताया जाता है कि ये मर्डर और रेप का मामला है। उससे पहले सिर्फ यही कहा जाता है कि इस बेटी ने आत्महत्या कर ली है, और कितना बड़ा झूठ लोगों के सामने बताया जाता है कि इस बात को ठंडा किया जा सके। और शायद यही प्लान हॉस्पिटल में किया गया हो कि ये बता दिया जाए कि उसकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। और अगर घर वाले इस बात को मान लेते कि उन पर दबाव डाला जा रहा है और वो चुप रह जाते, तो शायद ये मामला दब जाता और किसी को पता नहीं चलता। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बात उछलने के कारण जो मीडिया वहाँ पर पहुँच जाता है, वहाँ पर बात उछलने लगती है, तो इस बात पर जोर दिया जाता है कि लड़की ने आत्महत्या नहीं की, उसका रेप किया गया हो।